हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, हम मिल रहे हैं एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिवीजन के लिए ऑफ व्हाट सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स जो है हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस और उसके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिससे अगर आप एग्जाम के एक दिन भी पहले अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आपको कोई पूरा मैराथन या कोई पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर चैप्टर को देख के उसमें वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको जहां प्रॉब्लम है उसको देखो और काम खत्म। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे कि जिससे आपको कॉस्टिंग से और प्यार हो जाएगा। और जिस तरीके से हमने शुरुआत करी थी हमारे सिलेबस की, तो शुरुआत में आप सभी को मैंने बोला था कि आपको एकदम बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा सब्जेक्ट में, और अभी तक तो आ ही गया है, बट ये अब एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होगी। तो इस पूरे सेशंस को आप ईमानदारी से सुनेंगे, समझेंगे, एंड आई बिलीव कि अब आप जब ये दोबारा से पढ़ रहे हो, यही चीज आप क्या कर रहे हो, दोबारा से पढ़ रहे हो, तो आपको एक और कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में कि जैसे आप अभी पढ़ाई भी करोगे तो YouTube पे थ्योरी वाला जो पोर्शन है आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर, उसके वीडियो लेक्चर्स भी YouTube पे अपलोडेड है। थ्योरी मतलब क्या है, बेसिकली जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं, बराबर है, जो क्लास में एक्सप्लेन किया जाता है वही थ्योरी है, और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी होता है, डिफरेंस बिटवीन दिस दैट, ऐसा वैसा। तो जब आप रिवीजन भी करोगे उन चैप्टर्स का, तो वो थ्योरी के वीडियोस जो है ना, आप अगर सर्च कर दोगे यूट्यूब पे जाके, तो आपको कॉस्टिंग थ्योरी जो है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा इसका प्लेलिस्ट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए मजा आएगा। ये दिख रहा है आपको, सीए इंटर कॉस्टिंग थ्योरी, आईसीआई मॉड्यूल से ये पूरा थ्योरी रीड करा गया है और समझाया भी है। तो ऐसे बहुत सारे उसके वीडियोस भी है, तो यू विल जस्ट एंजॉय इट। ओके ओके। और जिन भी चैप्टर्स का थ्योरी नहीं है, मतलब उस चैप्टर में से थ्योरी लायक पढ़ने का कुछ दम नहीं है, ठीक है, या तो वो क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। Having said this, come on guys, let's rock for our first chapter, material costing. रिवीजन कर रहे हैं तो अब आपको उस टाइम पे थोड़ा एकदम बहुत ये लगता था ना, फर्स्ट टाइम जब पढ़े थे, अब देखते हैं आपको कितना भरोसा है और कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो भाई, तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अब परचेस कॉस्ट कंसीडर करना है, बोलो यस, फटाफट एकदम। ट्रेड डिस्काउंट क्या करने का, लेस करने का। क्वांटिटी डिस्काउंट लेस करने का। कैश डिस्काउंट नो ट्रीटमेंट, क्या बोल रहा है लेस, हाँ तेरे को लेस कर देगा। कैश डिस्काउंट नो ट्रीटमेंट, बराबर है कि नहीं। उसके बाद सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड इंसेंटिव्स क्या करने का, अगर अपने को वो रिसीव हुई है तो यस अपन ने इसको लेस करना चाहिए। रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये हमने क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए इफ इट इज पेड बाय द बायर। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी बताएंगे दोस्तों। इसके अंदर अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे क्रेडिट अवेलेबल है तो नो ट्रीटमेंट, पक्की बात है एकदम। और अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड इन कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको, याद आ रहा है आप सभी को, बहुत बढ़िया। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। कस्टम्स ड्यूटी इज अ कॉस्ट, इट इज टू बी एडेड। डीमरेज क्या होता है, डीमरेज इट इज द पेनल्टी और द फाइन दैट इज बीइंग पेड फॉर डीलेइंग टू द ट्रांसपोर्टर, बराबर है कि नहीं। तो इसको क्या करना चाहिए, अपन ने उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज एन एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंस। डिटेंशन चार्जेस, फाइन्स एंड एनी अदर पेनल्टी नहीं, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस क्या हमने ऐड करना चाहिए, अरे बोलो भाई,
यस, सो इंश्योरेंस ये हमने ऐड करना चाहिए। अब सवाल ये है कि हाउ मच इंश्योरेंस विल द बायर बुक, जितना बायर ने पे किया है उतना, बोलो यस और नो। तो जितना भी उसने अमाउंट पे किया है उतना इंश्योरेंस हम लोग क्या करेंगे, बुक कर देंगे। क्लियर है एकदम, वेरी गुड। कमीशन ब्रोकरेज बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी, रिवीजन चल रहा है। कमीशन ब्रोकरेज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फ्रेट इनवर्ड ऐड कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका फेवरेट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कंटेनर मतलब पता है ना आपको, दिस बॉटल इज अ कंटेनर और उसके अंदर मटेरियल है। बात हो रही है कंटेनर की, सही है अपन, यस। तो कंटेनर का अगर अपन बोल रहे हैं तो अगर अपने को फुल अमाउंट रिफंड आ गया है तो कॉस्ट में कितना आएगा, बोलो कॉस्ट में कितना आएगा, 0। अगर पार्शियल अमाउंट अगर रिफंड किया है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना नॉट रिसीव्ड इज एडेड इन कॉस्ट। तो क्या कहेंगे इसके लिए, अमाउंट नॉट रिसीव्ड बराबर इज ट्रीटेड एज व्हाट, कॉस्ट। एंड नॉन रिटर्नेबल अगर कंटेनर है तो बराबर के नहीं, तो फुल अमाउंट इज एडेड इन व्हाट, कॉस्ट। तो फुल अमाउंट इज एडेड इन कॉस्ट। तो क्या कंटेनर का मामला आपको समझ में आएगा, यस। द रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, रिजेक्शन। क्या ये भी अपने को पता है क्या, रिटर्न और रिजेक्शन में क्या है, डिफरेंस है। जब हम लोग कहते हैं कि कंटेनर को रिटर्न किया है तो सिर्फ रिटर्न करने के बाद जितना पैसा मिला है हम लोग क्या करेंगे, उसको वो हम लोग माइनस करेंगे और जितना पैसा नहीं मिला वो हम लोग कॉस्ट में जोड़ देंगे। समझ में आया डिफरेंस। बट अगर कंटेनर ही रिजेक्ट कर दिया है तो वो कंटेनर का भी पूरा पैसा मिलेगा, उसके अंदर जो मटेरियल है उस जीएसटी जो हमने पे किया है सबका पैसा अपने को वापस मिलेगा। समझ में आया आप सभी को, यस सर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, शॉर्टेज। माल आया बट वो क्या हुआ, शॉर्ट आया। जैसे आपको याद होगा कि हमने 100 किलो का मटेरियल अगर परचेस किया है बट वो आते आते देयर वाज व्हाट, कुछ शॉर्टेज हो गया, बराबर के नहीं, तो 10 किलो का नुकसान हो गया। तो ये जो शॉर्टेज है, या जो हमने बात करी थी केमिकल्स अपन ने मंगवाए, पेट्रोल मंगवाया, 100 लीटर्स मंगवाया, 10 लीटर्स इवेपोरेट हो गया, तो ये भी क्या था, शॉर्टेज। तो टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये शॉर्टेज है तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे दो हिस्सों में बांटेंगे कि ये शॉर्टेज अपना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब अगर ये नॉर्मल है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नॉर्मल है तो इट विल बी, चलो बोलो, इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय, वेरी गुड, क्या बात है, इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। एंड अगर ये एबनॉर्मल लॉस है, चलो बोलो बच्चों, अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो इट विल बी चार्ज्ड टू, वेरी गुड, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। सही जा रहे हैं अपन एकदम, यस सर। तो अगर ये नॉर्मल है तो गुड यूनिट्स विल एब्सॉर्ब इट, एंड अगर ये एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पी एंड एल को जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे इसी कहानी के ऊपर थोड़ा और अगर विस्तार में चर्चा करूं तो हमने जो है, देखते उस समय पे हमने एक पूरा लेक्चर लिया था जब पढ़ रहे थे, आपने वो कॉन्सेप्ट समझा। अब देखते कितना आसानी से आपको आ रहा है। अगर हम बात करें कि आपने परचेस किया है 1,00,000 रुपए का माल और उसकी जो क्वांटिटी है इट इज 100 kg, ठीक है ना, फिर उसके बाद इसके अंदर अपना नॉर्मल लॉस हो गया 10%। सो व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट पर केजी, चलो बोलिए इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहेगा, क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10%, तो कितना हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 1111। सही है ना। तो जो ऊपर का जो 1111 के अंदर 111 जो ऊपर का आया, इट इज द कॉस्ट दैट हैज बीन अब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। अदरवाइज अपना कॉस्ट क्या था, इट वाज 1000। सही है एकदम, वेरी गुड। अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे यदि ये बोला जाए कि भाई साहब हमने जो है परचेस किया है 1 लाख का मटेरियल, बराबर, क्वांटिटी थी हमारी 100 kg
और हमारा नॉर्मल लॉस हो गया था कितना 15% और एबनॉर्मल लॉस हो गया 20 kg। ठीक है ना, एबनॉर्मल लॉस हो गया 20 kg। तो आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कॉस्ट पर केजी। सो क्या कहेंगे, व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट? बोलो क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15%। कितना आया? बोलो 100 माइनस 15% इज 85। 1 लाख डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू 1176। एंड कॉस्टिंग पी एंड एल को कितना अमाउंट जाएगा? पी एंड एल को कितना अमाउंट जाएगा? सो इट विल बी 20 kg इंटू 1176 विच इज इक्वल टू 23,529। ठीक है, तो इतना अपना ये अमाउंट कॉस्टिंग पी एंड एल को जाएगा एंड इफेक्टिव कॉस्ट विल बी 1176। जम गया क्या अपने को? ये हमने पूरा उस समय पे कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं यहां से। कोई भी डिफिकल्टी यहां पे? नो। चलो सो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, अरे वो मैंने कैलकुलेटर पे पूरा फिगर रखा, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। चलो तो मालिक यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। सो इसी के साथ जस्ट लाइक दैट पहला कॉन्सेप्ट अपना वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज ओवर। किसी को कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। अब दोस्तों अपना फेवरेट कॉन्सेप्ट जो है सेकंड, जो है रीऑर्डर लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज बेटा रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं? इट इज द लेवल एट विच बराबर द परचेज का ऑर्डर इज प्लेस्ड। सो इसे अपन कहेंगे एज व्हाट? रीऑर्डर लेवल। एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी है? इट इज दैट परचेज क्वांटिटी वेयर the overall carrying cost and ordering cost is at its minimum। समझ में आएगा आपको? यस सर। सो चलिए रीऑर्डर लेवल की बात करेंगे। इट इज द लेवल एट विच द ऑर्डर फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट इज व्हाट? प्लेस्ड। द ऑर्डर फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट इज प्लेस्ड। शैल वी प्रोसीड? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि हाउ डू वी सेट द रीऑर्डर लेवल? तो इसके कितने फॉर्मूलाज है बच्चों? 2 फॉर्मूलाज है रीऑर्डर लेवल के। वी हैव 2 फॉर्मूलाज। फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहते हैं? इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर आप समझेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, इसको क्या लॉजिक लगा के हमने ये फॉर्मूला बनाया है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको पूछ रहे हैं कि भाई तुझे मटेरियल कितना लगेगा? तो वो बोलता है सर मैं मिनिमम इतना कंज्यूम करता हूं, एवरेज इतना करता हूं और मैक्सिमम इतना करता हूं। तो अपन उसको बोल रहे हैं भाई तू ज्यादा से ज्यादा कितना करेगा वो बता, क्योंकि मेरे को स्टॉक आउट का रिस्क लेना नहीं है। इस समय पे जो हमारा स्टॉक आउट का रिस्क है वो क्या है? 0। क्योंकि अपन बिल्कुल भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए अपन कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। और अपन अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं कि भाई ठीक है तू मिनिमम और एवरेज कंज्यूम कर रहा है कर, बट तेरे को अगर लगा इन केस मैक्सिमम तो कितना लगेगा वो बता। तो उसने बोला सर मैं मैक्सिमम कंजम्पशन इतना करूंगा। हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हम वहां पे अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं कि इसको अगर ज्यादा से ज्यादा लगा तो अपने पास माल अवेलेबल होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड हम लोग ने जो अपना वेंडर है, जो अपना सप्लायर है, उसको पूछा भाई तू माल कब तक भेजेगा? वो बोलता है कम से कम इतने दिन, मैक्सिमम इतने दिन, एवरेज इतना दिन। मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकता हूं कि वो मिनिमम डेज में माल लाके देगा ही। गारंटी है क्या इस बात की? नहीं। एवरेज की गारंटी है क्या? नहीं। अपन रिस्क लेना चाहते हैं क्या? नहीं। तो गारंटी किस बात की है? तो वो बोल रहा है सर मैक्सिमम इस टाइम पे माल लाके दे दूंगा। तो वो कितने टाइम में माल लाके देगा? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। पक्की बातें लाके देगा? हाँ सर पक्की बातें लाके दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ? हमने देखा कि बॉस यहां पे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितने दिन लेगा? वो 8 दिन लेगा ना। तो अपने पास 8 दिन का
क्या होता है, अपने पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, कि वो पक्की बात है 8 दिन में माल लाके देगा। 8 दिन में हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेंगे तेरे को चाहिए उतना तो माल इस्तेमाल कर, मैक्सिमम इस्तेमाल कर। 8 दिन में अपना अगला माल वापस आने वाला है, तो हम कभी भी स्टॉक आउट नहीं होंगे। तो इसीलिए हमारा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हम अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सेफ्टी स्टॉक अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा अब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो रीऑर्डर लेवल क्या है, ये एक लेवल तो हम लोग थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कर ही रहे हैं, सेफ्टी स्टॉक तो है ही अपने पास। तो हम फिर स्टॉक का जो प्रोविजन है वो करते हैं एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब ऐसा पूछो क्यों, क्योंकि अगर देखो मिनिमम कंजम्पशन किया तो क्या एवरेज स्टॉक पूरा कर सकते, सेफ्टी स्टॉक पूरा कर सकता है। मिनिमम कंजम्पशन अगर किया तो सेफ्टी स्टॉक उसे पूरा कर सकता है अगर मटेरियल नहीं आया तो। अगर एवरेज कंजम्पशन किया तो एवरेज तो पूरा करेगा ही, बट नहीं, गलत बोला मैंने। अगर हम लोग एवरेज का प्रोविजन करके रखते हैं और मिनिमम अगर हम लोग यूज करें तो वो एवरेज से पूरा हो जाएगा। एवरेज का प्रोविजन अगर करें तो एवरेज इसे पूरा कर लेगा। बट अगर जस्ट इन केस मैक्सिमम कंजम्पशन करना है तो ये जो विंडो है, बराबर के नहीं, कौन सा विंडो, जो मैक्सिमम और एवरेज का बीच में, ये कंपेंसेट कर लेगा कौन, सेफ्टी स्टॉक। समझ में आया आपको। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। क्या दोस्तों आपको ये रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूला समझ में आ गए। फिर से एक बार बताएंगे, व्हाट आर द टू फॉर्मूलाज फॉर रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, एंड दूसरा सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जहां पे अपनी जो एसोसिएटेड कॉस्ट है, कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, वो दोनों क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर दिक्कत क्या होती है ना, आप अगर समझोगे EOQ के केस में हम क्या करते हैं, अगर आप फोकस करेंगे तो जब हम लोग ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, बराबर के नहीं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, बट हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। गोडाउन ज्यादा लगेगा, इंश्योरेंस ज्यादा लेना पड़ेगा, सुपरवाइजर लगाने पड़ेंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि चलो ऑर्डरिंग क्वांटिटी कम कर देते हैं, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बट कैरिंग कॉस्ट हमारा कम हो जाता है। तो एक खर्चा कम करने के चक्कर में दूसरा बढ़ रहा है और दूसरा कम करने के चक्कर में पहला बढ़ रहा है। तो सवाल यह आ रहा है कि कौन सी क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर प्लेस करें। तो इसीलिए ऐसी क्वांटिटी जो हम लोग चाहते हैं कि जहां पे हमारा पूरा खर्चा कम हो, तो वो हम लोग कहते हैं एज व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया आपको। इसके अंदर कुछ अजम्पशंस है। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला अजम्पशन नंबर 1 कि ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इट इज व्हाट, ये पर ऑर्डर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये क्या है, ये पर ऑर्डर है। इट इज नोन टू अस, बराबर के नहीं, नोन है। एंड ये जो है ये कैसा है, ये फिक्स्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा ऑर्डर करेंगे या कम ऑर्डर करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो चेंज होगा, वो फिक्स्ड है। तो 1 यूनिट मंगा, 10 यूनिट मंगा या 50 यूनिट मंगा, हर ऑर्डर के पीछे क्या होगा, ऑर्डर करने का कॉस्ट आपका फिक्स्ड रहेगा। सो ये हमारा पर ऑर्डर लगेगा, ये हमें खर्चा पता है और ये फिक्स्ड है। समझ में आया आपको। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट सीसी, तो यहां पे हम लोग कहते हैं सीसी की अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस सीसी। तो सीसी में क्या कहेंगे, इट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये आपको हर यूनिट के लिए है, ये भी वापस से नोन है एंड इट इज व्हाट, फिक्स्ड। क्लियर है एकदम। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि एनुअल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, ये भी हमें पता है। एंड इसका पूरा का पूरा क्या होने वाला है, कंजम्पशन होने वाला है। ये पूरा एनुअल डिमांड हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पूरा यूज करने वाले हैं हम। समझ में आया आपको, इसीलिए हम लोग इतना परचेस कर रहे हैं। तो क्या ये आपको समझ में आ गया कि एनुअल डिमांड ये इतना पूरा होगा, इसीलिए इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड इज व्हाट, 0। क्लियर है।
सो यहां पे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या कहते हैं अपन, EOQ बाई 2। अब पहले तो EOQ का फॉर्मूला बोल दो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर EOQ? इट इज अंडर रूट ऑफ 2 into A into O divided by C, where A stands for annual demand, ये अपने को पूरा साल भर का पता है। O stands for ordering cost per order, it is known and it is fixed, and C stands for carrying cost per unit per annum। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ EOQ एंड नॉन EOQ, वो है नंबर 1, कौन सा, एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट्स द फॉर्मूला, EOQ बाय 2। टेक्निकली हमने फॉर्मूला वो कैसा बनाया था, आपको अगर याद होगा तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग में हमारे पास था EOQ, क्लोजिंग में था 0 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर वो फॉर्मूला बन गया क्या, EOQ बाय 2। समझ में आया आपको? दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट हम लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, इट इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। तो साल भर में आप कितने ऑर्डर्स देंगे, ये हमने यहां पे बात कर ली। तीसरी हम लोग बात करेंगे जो पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप साल भर में जो दे रहे हो वो कितने इंटरवल में दे रहे हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आपको वो उसका फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, या इसे कहेंगे टाइम लैग। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों, वो क्या है कि एट EOQ अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में हमने ये देखा है कि आपको बोला गया है कि टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट इज 36,000 और आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, और आपको बोला गया है कि कंपनी फॉलोज द EOQ पॉलिसी एंड कैलकुलेट EOQ। क्या क्वेश्चन आया आपको, क्वेश्चन में बोला आपका कि टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट, आपका टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट कितना है। सो इट इज, वो कहता है 36,000। आपको कैरिंग कॉस्ट बराबर के नहीं, पर यूनिट पर एनम आपको दे दिया है, इट इज 3 क्या बोलेंगे, इट इज 1.8, ऐसा आपको CCPUPA दे रखा है। और बोला कंपनी EOQ पॉलिसी कैलकुलेट, कंपनी EOQ पॉलिसी फॉलो करता है। सो देयरफॉर हाउ मच इज EOQ, ऐसा क्वेश्चन आता है। बच्चा बोलेगा भाई ये क्या फालतूगिरी है, हम EOQ कैसे निकालेंगे इसमें से। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सिंस टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट इज 36,000, कंपनी EOQ पॉलिसी को फॉलो करता है, तो इसीलिए एट EOQ OC इज इक्वल टू CC एंड OC प्लस CC इज इक्वल टू 36,000, देयरफॉर CC इज इक्वल टू 18,000। समझ में आएगा आपको? और फिर अगर हम लोग को EOQ निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे EOQ, बोलो हम लोग क्या करेंगे, चलो चलो बोलो, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री दैट इज EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPUPA। इसीलिए कैरिंग कॉस्ट इज 18,000 इंटू 2 बराबर डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू EOQ। देयरफॉर EOQ इज इक्वल टू कितना, 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू 20,000। ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? फिर इससे आप एनुअल डिमांड भी निकाल सकते हो। अब आपको EOQ मिल चुका है तो आप AD कैसे निकालते हो, AD इज इक्वल टू EOQ बराबर के नहीं, एनुअल डिमांड सॉरी OC इज इक्वल टू AD अपॉन EOQ बराबर के नहीं, तो ऐसा ही है ना, इंटू OC पर ऑर्डर, ऐसा आ जाएगा आपको। तो इसमें अगर आपको OC पर ऑर्डर भी दिया जाएगा तो आप AD निकाल सकते हो। समझ में आएगा आपको? तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। क्या इस पे कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? याद है ना हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा हुआ था। वेरी गुड। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ROL एंड EOQ वाला कॉन्सेप्ट जो है ये समाप्त हो जाता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? पक्की बात है एकदम। तो चलो फटाफट एक बार बोल दो मुझे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर EOQ, अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C बराबर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, EOQ डिवाइडेड बाय 2।
उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है, एडी डिवाइडेड बाय ईओक्यू। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू सीसीपीयूपीए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओसी पर ऑर्डर एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज एडी अपॉन ईओक्यू। एट ईओक्यू ओसी इज इक्वल टू सीसी। कोई दिक्कत नो। अब चलते हैं डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस के ऊपर। डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस में पहला आपका क्वेश्चन आता है ईओक्यू या नॉन ईओक्यू बट वेयर देयर इज नो डिस्काउंट। तो हमने क्या कर लेना है, ये फॉर्मेट आपने स्टडी करा होगा, गिवन डेटा लिख देंगे, गिवन डेटा के हिसाब से हम लोग ईओक्यू निकाल लेंगे और अब ईओक्यू और नॉन ईओक्यू ऐसा सामने सामने रख के हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में एनुअल डिमांड हम लोग लिखेंगे, परचेस प्राइस एंड परचेस कॉस्ट निकाल लेंगे। बट आपको पता है कि यहां पे सिलेक्शन करना है ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट। परचेस कॉस्ट ये अपने लिए क्या है, इररेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि चाहे आप ईओक्यू पे ऑर्डर करें या चाहे आप नॉन ईओक्यू पे ऑर्डर करें, आपको डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है, तो आपका टोटल परचेस कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। वेरी गुड। फिर उसके बाद अपन अपना बेसिक ओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओसी, एवरेज इन्वेंट्री, ये सब निकाल के हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट। एंड फिर उसके हिसाब से जहां पे अपने को कॉस्ट कम पड़ेगा वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। क्या दोस्तों यहां पे कोई डिफिकल्टी है आपको, क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? तो ये फॉर्मेट इस तरीके से हमने कुछ सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर। बोलो यस और नो। यस। चलिए तो फिर आगे बढ़ता है दोस्तों। यस। अब आता है आपका फेवरेट, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, बट अब यहां पे विथ डिस्काउंट है। तो पहले हम लोग नॉर्मल अपना क्या कर लेंगे, ईओक्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बराबर है कि नहीं। सो ईओक्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और यहां पे ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग कैरिंग कॉस्ट जो लेने वाले हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, इट इज परसेंटेज इनटू व्हाट, द प्राइस। बट यहां पे प्राइस कौन सी लेंगे, विदाउट डिस्काउंट वाली, क्योंकि अगर अपने को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तभी हम लोग कौन से क्वांटिटी पे ऑर्डर कर रहे हैं, ईओक्यू। डिस्काउंट मिलता तो हम लोग नॉन ईओक्यू। इसीलिए हम लोग यहां पे सीसीपीयूपीए कैलकुलेट करने के लिए हम जो प्राइस कंसीडर करेंगे दैट प्राइस विल बी विदाउट डिस्काउंट। फिर अपना आ गया, फिर यहां पे ईओक्यू और नॉन ईओक्यू। नॉन ईओक्यू का डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक तो वो बोलेंगे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है या कितनी क्वांटिटी है, डायरेक्टली आपको स्पेसिफाई कर देंगे, उसके हिसाब से आप नॉन ईओक्यू का ऑर्डर आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। फिर यहां पे क्या मित्रों, अपन ने परचेस कॉस्ट लेना चाहिए क्या, परचेस कॉस्ट लेना चाहिए क्या, हाँ, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो टोटल परचेस कॉस्ट विल बी डिफरेंट। उसके बाद ऑर्डरिंग क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बराबर ये आ जाएगा। फिर इसके बाद सीसीपीयूपीए का अपने को ध्यान में रखना है कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमने ईओक्यू में परसेंटेज इनटू नॉन डिस्काउंटेड प्राइस एंड ईओक्यू नॉन ईओक्यू में परसेंटेज इनटू डिस्काउंटेड प्राइस करना है, बट परसेंटेज विल रिमेन द सेम। अगर क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है सीसीपीयूपीए का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन अगर कहता है कि अगर भले ही परसेंटेज देने के बावजूद भी द सीसीपीयूपीए डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी, तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, वो ईओक्यू वाला ही सीसीपीयूपीए लेना है। और फिर हम लोग ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और हम बताएंगे कि कहां पे हमने ऑर्डर कौन सी क्वांटिटी की प्लेस करनी चाहिए। क्या ये आपको बात समझ में आ गई? अब इसके अंदर एक क्वेश्चन, एड ऑन क्वेश्चन जो हमने देखे थे क्लास में, जो आपको बोला जाता था कि अभी तक अपन ने क्या बोला था, ए भाई ईओक्यू या नॉन ईओक्यू इतना बता दे, विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन करके ये हमने बना दिया था। अब कभी कभी क्या होता है, हमने बोल दिया कि साहब देखिए, वेंडर को हम लोग बोल रहे हैं कि आप जो हमें डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं वो डिस्काउंट हमें मंजूर नहीं है हमें, क्योंकि वो खर्चा अभी भी डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी वो खर्चा हमें ज्यादा लग रहा है। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए फिर वो सप्लायर अपने को काउंटर क्वेश्चन पूछता है, चलो यू टेल मी हाउ मच डिस्काउंट यू नीड फर्दर, बराबर के नहीं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू अस इज नेगोशिएशन ऑफ फर्दर डिस्काउंट।
सो हाउ मच डिस्काउंट शुड वी आस्क फॉर? सो हम लोग क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट एट नॉन ईओक्यू माइनस टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट वी विल नेगोशिएट। एंड अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय द बेंचमार्क। कौन सा है, EOQ वाला कॉस्ट। तो वी विल टेक टोटल कॉस्ट एट EOQ एंड दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कि कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वी आर लुकिंग फॉर। क्या दोस्तों यहां से आगे बढ़ सकते हैं? वेरी गुड। इसी के साथ हमारा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है, जो कि है EOQ वर्सेस नॉन EOQ। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट जो है स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल्स में हमारे पास कौन से लेवल्स है? एक रीऑर्डर लेवल है, फिर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से लगे हाथ, रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूलाज बोल देते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, थकने का नहीं रे, कम ऑन, रिवीजन चल रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल? नंबर 1 मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, एंड दूसरा सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इसी के साथ इसको रीशफल करके क्या दोस्तों हम लोग मिनिमम लेवल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? यस सर। सो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू, बताइए 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 बताइए, कम ऑन एवरीवन, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये हुई ना बात। तो यहां पे दोस्तों आरओएल समाप्त एंड मिनिमम स्टॉक लेवल भी समाप्त। अब चलते हैं, बात करेंगे अबाउट व्हाट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब अपना गोडाउन का मैक्स साइज कितना होना चाहिए। जैसे आज अगर मुझे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है गोडाउन के लिए, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मैंने वो प्रॉपर्टी कितने साइज का खरीदना है। आप समझ रहे हैं बात को, कितना बड़ा प्रॉपर्टी खरीदूं भाई। आज अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि आज सब लोग जो है अपना बिजनेस ये क्लाउड के हिसाब से चलाते हैं, फिजिकल स्टोर्स हार्डली कोई होते हैं। आज अगर आप Amazon देखो, फ्लिपकार्ट देखो, फिर ये भेरूस बिरयानी देखो, बराबर के नहीं, तो आप देखोगे कि ये सब जो है ये क्या है, क्लाउड किचन और क्लाउड सब इसके ऊपर चलता है। तो ये ब्लिंकिट ये क्या है, सब क्लाउड, दुकान थोड़ी है। आज मेरे पापा किराने की दुकान लेके बैठे, बराबर के नहीं, वो स्टॉक भरे है उसके अंदर, बट ब्लिंकिट क्या कर रहा है, ये सिर्फ गोडाउन लेके बैठा है, उसका दुकान उसका ऐप है। समझ रहे क्या आप उसको? और वो दुकान के नौकरों को, जैसे मेरे पापा दुकान के नौकर को भेजते हैं माल डिलीवर करने के लिए, वैसे ही ब्लिंकिट ऐप पे ऑर्डर आता है तो उसके पास बहुत सारे नौकर है, वो गोडाउन से सामान लेके जा रहे हैं। धंधा तो वही है ना भाई, करने का तरीका अलग है। तो आप समझने की कोशिश करो, आज वो ब्लिंकिट है, जेप्टो है, बराबर स्विगी, इंस्टामार्ट है, इन लोगों को डिसाइड करना है कि अपना जो स्टॉक रखने के लिए जो गोडाउन है वो कितना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, मैक्सिमम कितने का गोडाउन लेना चाहिए वो डिसाइड करना है। तो हमने कैसे डिसाइड करेंगे उसको? तो सबसे पहले शुरुआत होगी कहां पे, रीऑर्डर लेवल से, क्योंकि वो लेवल पे हम लोग मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। सो आरओएल, अब जब मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसमें ऐड होगा ना स्टॉक में, तो कौन सा क्वांटिटी ऐड होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी। कौन सा, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या बना, आरओएल प्लस ROQ। सही है एकदम। अब जब तक हमारा माल आ रहा है तब तक क्या होगा, कुछ कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन होगा तो बताइए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस क्या करेंगे, जितना हमारा कंजम्पशन होगा ऑब्वियसली। बट गारंटी किस बात की है कि कितना कंजम्पशन होगा, मिनिमम। भाई एवरेज या मैक्सिमम की गारंटी नहीं है, बट कितना माइनस होगा उसकी गारंटी है, मिनिमम की। और गारंटी किस बात की है कि वो डिलीवर कर देगा, मैक्सिमम की। बट अगर जल्दी ला दिया तो रखूंगा कहां, तो इसीलिए प्रोविजन करने का ऑफ व्हाट, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड की। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, बराबर एकदम। अब एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या बन गया, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। या तो और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू और ईओक्यू। सही है एकदम, यस सर। दोस्तों ये सारे फॉर्मूलाज आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमने देखे हैं क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक कोई स्टॉक लेवल दिया जाएगा
और आपको बोला जाएगा कि भाई आप ROQ निकालो, आप मिनिमम रीऑर्डर पीरियड निकालो, आप मैक्सिमम कंजम्पशन निकालो, याद है ना आपको? तो वो चीजें अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट अब जो हम लोग बात करेंगे वो है डेंजर लेवल। सो डेंजर लेवल में हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। अगर आपने इमरजेंसी में माल खरीदना है तो जल्द से जल्द इमरजेंसी में बराबर आप कितने दिन में माल ला दोगे उसे हम लोग कहेंगे लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। क्या दोस्तों यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? और इसी के साथ हमारे ये जो स्टॉक लेवल के 5 फॉर्मूलाज थे, इट इज डन जस्ट लाइक दैट। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या दोस्तों? यस सर। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। अगर आपको बोला जाएगा कि अपने को कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और इन प्रोड्यूस करने के यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल पर यूनिट मान लो 2 kg 3 kg लगता है, तो हमने क्या करना चाहिए? कौन सी क्वांटिटी देखनी चाहिए? कितना हमको प्रोड्यूस करना है वो, या कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है वो? कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है वो। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो पहले हम लोग फिर टोटल रॉ मटेरियल हम लोग निकाल लेते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, बोला जाता है कि ये रॉ मटेरियल जो है ये इवनली यूज किया जाता है थ्रू आउट द ईयर। तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं? एवरेज क्या आ जाएगा अपना फिर? तो टोटल रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 365 डेज या 12 मंथ्स वॉट एवर, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा? एवरेज। बराबर के नहीं? बोलो हाँ या ना? तो ये एवरेज मिलेगा। और जब बाकी कुछ अगर बोला नहीं है तो अपना एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम भी वेज और मैक्सिमम भी वेज। समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना? यस सर। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि हमें इतने यूनिट्स को हमने प्रोड्यूस करना है, बराबर के नहीं, और उसको मिनिमम इतना रॉ मटेरियल लगता है, मैक्सिमम इतना लगता है। तो एक यूनिट के लिए मिनिमम 2 किलो लगता है और एक यूनिट के लिए मैक्सिमम 3 किलो लगता है। तो मिनिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन क्या वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या उसके हिसाब से? तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड मिनिमम और मैक्सिमम। समझ में आएगा आपको? इसका अदर वे राउंड भी होता है कि हम मिनिमम इतना प्रोडक्शन करेंगे और मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन करेंगे, बट एक यूनिट के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। So minimum production into 2 kg will give us what? Minimum usage, and maximum production into 2 kg will give us the maximum usage। ऐसे भी क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे, आपको याद होगा, बराबर है कि नहीं? तो उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चंस क्या होते जाएंगे बच्चों? वेरी होते जाएंगे। क्या दोस्तों यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए यस और नो। कभी कभी आपको बोला जाता है कि वीकली कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, तो अपने को फोकस करना है कंजम्पशन। स्टॉक लेवल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है एकदम? यस। तो इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है वो समाप्त हो जाता है। क्या आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है क्या? यस। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो अहेड एंड नाउ वी टॉक अबाउट इज इनपुट आउटपुट रेशियो। सो इनपुट आउटपुट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इनपुट अपॉन आउटपुट। सो सिंपल, इनपुट आउटपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट। इससे क्या मिलता है अपने को? अगर अपने को बोला गया है कि इनपुट आउटपुट रेशियो इज 3:4, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू वी मीन बाय इनपुट आउटपुट रेशियो इज 3:4? तो वो कहता है फॉर एवरी, क्या करना है? 3 यूनिट्स ऑफ इनपुट वी गेट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो भाई एफिशिएंसी अच्छी है, बराबर के नहीं? अगर हम बोले इनपुट आउटपुट रेशियो इज 4:3, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर एवरी 4 यूनिट्स ऑफ इनपुट वी गेट 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अगर आपको बोला जाए इनपुट आउटपुट रेशियो इज 80%, तो हम लोग क्या बोलेंगे? When we give 1 unit of input, we get 0.8 as what the output। ये सर हम लोग को क्यों काम में आता है? ये हमें काम में आता है कि सर अगर हम स्टॉक लेवल्स निकाले तो हमने कितना कंजम्पशन करना है वो हमें समझ में आता है, या अगर हम लोग EOQ वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है तो कितना टोटल रॉ मटेरियल हमें परचेस करना है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमें यूज होता है। क्लियर है एकदम? दैट इज इनपुट आउटपुट रेशियो। Concept number 4, my dear friends, is over. Let's move ahead and talk about ABC analysis. ABC analysis ये हर एग्जाम में यूजुअली
मतलब आता नहीं है, बट कभी कभी पूछ ले तो अपने को जमना चाहिए। सितंबर 25 के एग्जाम में एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आया था कि आपको बस वो ग्रेडिंग करना है और बताना है कि जैसे क्वेश्चन में बोला है एबीसी में बांटो। तो ए कैटेगरी में हम लोग क्या कहते हैं, इट इज हाई इन वैल्यू बट लो इन क्वांटिटी। ए में क्या आता है, इट इज हाई इन वैल्यू बट इट इज लो इन क्वांटिटी। सी में इसका ऑपोजिट, इट इज लो इन वैल्यू बट हाई इन क्वांटिटी। एंड देन बी इज फॉर बैलेंस। क्लियर एकदम। ऐसे हमने पूरे स्टॉक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना चाहिए। क्या दोस्तों यहां से आगे बढ़ सकते हैं? पक्की बात है एकदम। चलो तो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इस इन्वेंट्री को क्लासिफाई करना है इनटू फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। कैसे कैटेगराइज करना है उसको? फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग? तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एज व्हाट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री कितनी बार जाएगी आएगी उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वेदर द इन्वेंट्री इज फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर को कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय कहां से इन्वेंट्री जा रही है, फ्रॉम द एवरेज स्टॉक, so divided by cost of average stock. So what's the formula for inventory turnover ratio? Total cost of raw material consumed divided by cost of average stock. बराबर के नहीं? So मुझे बताइए, how do we calculate raw material consumed? Opening plus purchases less closing is equal to raw material consumed. And average stock कैसे निकालेंगे? तो ये अभी ईओक्यू वाला नहीं है, ये नया कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। बराबर कि नहीं? अब मुझे बताओ इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो आंसर कैसे आएगा? इट विल बी इन नंबर ऑफ टाइम्स। कैसा आएगा आंसर? नंबर ऑफ टाइम्स। सो नंबर ऑफ टाइम्स में ये आंसर आया तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइम्स में आंसर आया तो क्या हो जाएगा? ज्यादा अगर ये नंबर रहा तो इन्वेंट्री होगी फास्ट, अगर ये थोड़ा नॉर्मल है तो मीडियम या मॉडरेट या स्लो, बट अगर वो नंबर बहुत ही कम है तो हम लोग कहेंगे इट इज नॉन मूविंग। तो दिस वाज योर एफएसएन एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम लोग और एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। क्या सीखते हैं हम लोग? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कि कितने समय तक हम लोग उस इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हैं, कितने समय तक वो इन्वेंट्री अपने पास पड़ी हुई है। सो इसे कहेंगे अपन इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। सो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की अगर बच्चों हम लोग चर्चा करें तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? इट इज द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बराबर के नहीं? अब अगर ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो रिजल्टिंग आंसर अपने को मिलेगा, अगर वो नंबर ज्यादा है, क्या कहेंगे? अगर वो नंबर ज्यादा है तो हम कहेंगे ये इन्वेंट्री स्लो है, क्योंकि ये हम लोग इस इन्वेंट्री को ज्यादा समय के लिए होल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे ज्यादा समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए वो स्लो है। बट अगर हम उस इन्वेंट्री को कम समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, बराबर के नहीं, आ रहा जा रहा, जैसे आपके पैसे, सर हमारे पैसे टिकते ही नहीं है, होल्ड ही नहीं कर पाते, तो वो इन्वेंट्री क्या हो गई आपकी? फास्ट मूविंग है। बट अगर पैसे हैं और सर बहुत देर तक रहते हैं, मेरे पास पैसे पूरे मंथ एंड तक रहते हैं, तो आपके ये पैसे स्लो मूविंग है। समझ में आया आप सभी को? यस सर, वेरी गुड। तो क्या दोस्तों हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? यस, ओके। एंड नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज स्टोर्स लेजर। वेरी गुड। स्टोर्स लेजर में क्या है दोस्तों? ये हमको अपना हिसाब किताब करना है, बराबर के नहीं? माल आ रहा जा रहा, बराबर के नहीं? ये हम लोग को देखना है। दैट इज व्हाट इज द स्टोर्स लेजर। तो इसके अंदर ये जो सप्लायर है ये स्टोर्स को माल भेजता है, बराबर। फटाफट मुझे बताइए क्या क्या होगा अगर सप्लायर ने स्टोर्स को माल भेजा, तो इसको क्या कहेंगे? इनवर्ड। मतलब किधर डालेंगे इसको? अरे बोलो फटाफट, किधर डालेंगे इसको? इसको डालेंगे रिसीट। किधर डालेंगे इसको? रिसीट। फिर उसके बाद अगर ये रिटर्न टू सप्लायर है तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज इशू, बराबर। इशू नहीं, इशू, ठीक है। सो इट इज रिसीट
एंड देन इट इज इशू। अब यहां पे जो हम लोग सप्लायर को वापस से माल जो भेज रहे हैं, बराबर, जो रिटर्न कर रहे हैं, क्या दाम पे भेजेंगे, क्या दाम पे भेजेंगे, बोलो। इट विल बी रिटर्न टू द सप्लायर एट विच रेट, सो इट इज द रेट एट विच इट वॉज परचेस्ड। हमारा इस स्टोर्स लेजर में कोई भी रेट चलता रहेगा, कम ऑन एवरीवन, हमारा इधर कोई भी रेट चलता रहेगा, बट अगर इसका माल इसको वापस से भेजा है तो वो उसी रेट पे जाएगा जिस रेट पे हमने उससे खरीदा है। और फिर जब उससे रिप्लेसमेंट होके आएगा तो ये नया माल रहेगा या पुराना माल रहेगा, नया माल। तो वो फीफो या लीफो के हिसाब से बराबर से उसको आपने कंसीडर करना है। बोलो यस और नो, यस सर। एंड भाव क्या लगेगा, यही जो पहले जिस भाव पे रिटर्न किया था, बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद सप्लायर से माल आ गया स्टोर्स में, अब स्टोर से आगे जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बोलो कहां से कहां जाएगा, सप्लायर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, तो यहां पे इसे क्या कहेंगे, इशू। फिर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अगर वो मटेरियल एक्सेस है तो वो वापस से किसको रिटर्न करेंगे, स्टोर्स को, तो इसे क्या कहेंगे अपन, रीशीट, है ना, इसे क्या कहेंगे अपन, रिसीट। तो हम लोग इसे रिसीट कहेंगे। अब ये किस दाम पे, अब ध्यान से सुनना, ये किससे वापस से मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्शन से किसके पास आ रहा है, सुनाई नहीं आ रहा मेरे को, जोर से बोलो। तो ये कौन से रेट पे वापस आएगा, तो जिस रेट पे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा था, सो इट इज द रेट एट विच इट वाज इश्यूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एग्जाम में ध्यान से केयरफुली पढ़ना, बराबर के नहीं, कि किसको रिटर्न किया है। देखिए अगर सप्लायर को रिटर्न किया है तो इशू है, बराबर, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स को रिटर्न किया तो ये रिसीट है। बहुत बढ़िया। और अगर लॉस है तो लॉस दो टाइप का, बोलो कौन से दो टाइप का लॉस, एक नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस अगर रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ क्वांटिटी माइनस होगा, अमाउंट माइनस नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। और अगर ये बच्चों एबनॉर्मल लॉस है तो क्वांटिटी भी माइनस होगा और अमाउंट भी माइनस होगा, और वो जाएगा किधर, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में। क्या दोस्तों यहां पे कॉन्फिडेंस है आपको, यस सर। अब यहां से कभी कभी क्या होता है, अब जब माल एक्सेस में पड़ा हुआ है, बराबर, तो क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास एक्सेस में माल पड़ा हुआ है और ये P2 को चाहिए, अगले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए। तो मुझे बताओ ऐसा करना सही रहेगा क्या, इधर से इधर भेजो फिर इधर से इधर भेजो। अरे तुम दोनों नजदीक हो ना, आपस में ट्रांसफर कर लो ना, बराबर के नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, ठीक है ना। सो ध्यान से सुनना, इसकी स्टोर्स लेजर में, क्या बोला सर ने, इसकी स्टोर्स लेजर में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ध्यान से पढ़ना, इसकी स्टोर्स लेजर में कोई भी एंट्री नहीं होगी, बट इसकी कॉस्ट अकाउंट्स में एंट्री होगी। आज ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी पढ़ा है, बराबर के नहीं। क्या बोला था अपन ने, जॉब 2 अकाउंट डेबिट टू जॉब 1, प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1, समझा ना ऐसे। अब यहां पे इसका इधर स्टोर लेजर का कोई संबंध ही नहीं है। स्टोर लेजर बोल रहा मेरे थ्रू मटेरियल आया गया क्या, नहीं, तो आई विल नॉट मेक द एंट्री इन द स्टोर्स लेजर, बट कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स में जिसको माल गया और जिसने माल दिया उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में तो एंट्री होएगा ना बेटा, यस सर। तो ये हमें क्लैरिटी आज मिल चुकी है। क्या दोस्तों यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या, आगे क्या बढ़ेंगे सर, चैप्टर ही खत्म। मेथड्स आपको समझ में आ गया, मेथड्स कौन से, फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज और एंड सिंपल एवरेज, क्लियर एकदम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, व्हाट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पोटे रीशेट, बराबर के नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर के नहीं। इसको क्या बोलेंगे अपन, पहले जो खाया वो पहले बाहर निकलता है, बराबर। और व्हाट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, उल्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर के नहीं। तो जब कभी आप रोज सुबह रिवीजन करोगे तो वो फीफो मेथड होगा, किसी दिन अगर आप उल्टी कर दिए तो वो लीफो होगा, ये ध्यान रखिएगा, सही है। वेटेड एवरेज मतलब ठीक है, बहुत दिन आपको अगर हुआ नहीं कुछ तो फिर वो वेटेड एवरेज है,
ना उल्टी हो रही ना पॉटी हो रही, तो भाई सब फिर वेटेड एवरेज है ना। चलिए, अब तुमने खुद से पूछा, तुम खुद गंद मचाना चाह रहे थे, है कि नहीं। चलिए, सो इजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ विच चैप्टर, मटेरियल कॉस्टिंग इज ओवर। क्या आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस है क्या इसके अंदर? चलिए, तो फिर क्या करेंगे? मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? है ना, मैंने कहा था ना, मतलब आप ये हमेशा ध्यान में रखना कि आप अगर अच्छे से क्लासेस अगर आपने कर ली है ना, तो आपको जो एक वो डर रहेगा कि बाद में ये चीजें मुझे याद आएगी क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, तो डेफिनेटली होगा। और जब आपका प्रॉब्लम क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है नया है आपके लिए, आपका दिमाग अभी उस डायरेक्शन में सोचना चालू जस्ट करा है, तो आप डायरेक्टली बच्चे क्या करते हो, क्लाइमैक्स कंक्लूजन पे आते हो, मेरे को आएगा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन यू डू इट फॉर द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा आपका, ठीक है। चलिए, सो यहां से अब हम लोग कहां चलते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर पे चलते हैं। आरटीपी, आरटीपी सितंबर 25 का एग्जाम क्वेश्चन, मतलब आरटीपी लेते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे का क्वेश्चन है पहला आरटीपी में, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, जेपीबीपी, मार्जिनल मटेरियल कॉस्ट। ओके गाइस, कम ऑन एवरीवन। चलिए, अभी आप फुल दिमाग लगाएंगे, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। अब आपको क्या क्या बोला है, बहुत कुछ काम करना है आपको, ठीक है ना। लेट्स चेक गाइस, XYZ लिमिटेड, आरटीपी है सितंबर 2025। फास्ट फास्ट खेलना है अपने को, ठीक है ना। घर जाके आप फिर इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। XYZ Limited is engaged in business of manufacturing product A. The material required, product A is the finished goods. The material required for manufacture of product A is material B. ये input है. Each unit of product A requires 2 kg of material B. बराबर एक का दो, बराबर के नहीं। However, the yield of each material B is 80% of the input output ratio. समझ में आया, 100% दिया इनपुट तो 80% आएगा आउटपुट, और उस 80% आउटपुट के लिए अपने को लगता है 2 किलो, बराबर है कि नहीं। तो अभी क्या हुआ, प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर प्रोडक्ट ए फॉर द पीरियड इज 10,000 यूनिट्स। तो ये क्या है बच्चा, सेल्स, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट ए आपको दिया 948, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, रेट ऑफ ओडी, ऑब्सोलेसेंस रेट, परचेस प्राइस, करंट परचेस पॉलिसी, मतलब ये आपका हो गया क्या, नॉन ईओक्यू। मैक्स यूसेज इज मोर देन मिनिमम यूसेज बाय 100 kg एंड लीड टाइम इज 4 to 8 days। एक नंबर। तो अभी क्या करने का अपन ने, अभी क्या करने का, सो सबसे पहले सेल्स और ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो इससे मुझे बताओ क्या आ जाएगा। इतना सेल करना है और ओपनिंग स्टॉक दिया है, फटाफट, टाइम नहीं, अपने दिमाग तेज चलाओ। इससे क्या मिलेगा, हेलो, नहीं, ऐसे ब्लैंक क्यों हो रहे हो, हाँ, इतने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे ना। अरे अभी बजट भी हो गया ना, प्रोडक्शन बजट यही हुआ ना भाई, मेरे को साल भर में इतना सेल करना है, माइनस मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, ये अगर माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ। सो दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई हैव टू प्रोड्यूस। सो कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा,
10,000 माइनस 948 इज इक्वल टू 9052, बराबर के नहीं। अब इसको कितना रॉ मटेरियल लगेगा? हाँ बोलो। अभी आपको ये दो चीजें देखनी है कि द मटेरियल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए इज मटेरियल बी, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए requires 2 kg of material B and material B is 80% of the input. चलो हम्म 22 360 630 कैसा करते हैं तुम? ये सब क्वेश्चंस करे हुए हैं, अपने आप पे भरोसा रखो। समझ में आ रहा है? 22 630 कैसे करना अपन ने? 9052 इसको क्या लगेगा? 2 kg, तो 9052 इंटू 2, तो ये 18104 बराबर। बट ये क्या हुआ? इट इज 80%। मेरे को रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 100% लगेगा ना, मैं इतना इनपुट नहीं दे सकता हूं, बराबर। ये तो इतना मतलब दिया तो 9052 लगेगा, बट इतना देने के लिए दिस इज हाउ मच? दिस इज 80%, तो मेरे को चाहिए कितना? 100%। सो डिवाइडेड बाय 80%, सो ये कितना आया? सो देयरफॉर 100% इज इक्वल टू 22 630। समझा गया आपको? बोलो। इजी। अब इसमें से ये इतना रॉ मटेरियल हम लोग क्या करने वाले हैं? ये अपने को लगने वाला है, बट ऑलरेडी अब मेरे पास क्या है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है ना मेरे पास। सो माइनस इसके अंदर से ओपनिंग स्टॉक करूंगा 2630, तो कितना आया? तो परचेस कितना करना पड़ेगा? 2630 अगर परचेस करूंगा तो 20,000 मेरे को क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा। तो मेरे को एडी आ चुका है, एनुअल डिमांड इज 20,000, बराबर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 500 और कैरिंग कॉस्ट कितना है? आपने 12.5 प्लस 12.5% ऐड करना है एंड 20, सो 20 इंटू 25% इज 5। सो करो, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 20,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5। 2 इंटू 20,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2000। दैट इज EOQ। समझा गया आपको? लेट्स चेक द आंसर। ये आ गया आपका EOQ इज इक्वल टू 2000 kg। बिल्कुल भी डरने का नहीं, ठीक है। अब रीऑर्डर क्वांटिटी, अब रीऑर्डर क्वांटिटी क्या बोला है? द कंपनी प्लेसेस द ऑर्डर व्हाट? क्वार्टरली। कंपनी प्लेसेस द ऑर्डर क्वांटिटी। ये ROQ मतलब क्या है? नॉन EOQ रे। इट इज व्हाट? नॉन EOQ। सो आपका AD आपको पता है ना कितना है? 20,000। क्वार्टरली मतलब कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर इज इक्वल टू 5,000। खत्म। एग्जाम में फास्ट करना 8-8 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। रीऑर्डर लेवल, व्हाट्स द रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला?
मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब ये क्या बोला, मैक्सिमम यूसेज इज मोर देन मिनिमम यूसेज बाय 100 kg। आप क्या करेंगे इसको, बोलो। अगर अपना मैक्सिमम यूसेज इज मोर देन मिनिमम यूसेज बाय 100 kg, आपको एवरेज यूसेज पता है क्या आपको? हाँ, एनुअल डिमांड पता है ना अपने को, बराबर के नहीं? सो ऐसा कुछ इन अ ईयर, तो क्या करना है बताओ, एवरेज कंजम्पशन कितना आ जाएगा फिर? 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कितना लेने का बोला है क्वेश्चन में? 365 ले लेंगे, बराबर के नहीं? सो 20,000 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू 54, या 20,000 डिवाइडेड बाय 360 55, क्या लेने का? 360, 365। सजेस्टेड आंसर में देखिए क्या एवरेज कंजम्पशन इनका कितना आ रहा है? हाँ, अरे ये तुमने गलत लिया ना, 20,000 नहीं, कंजम्पशन कितना होगा? ये तो एडी हो गया ना, ऐसा अपन ने किया था ना क्वेश्चन। अरे नहीं, कंजम्पशन ये रहेगा ना 22,630, सिली मिस्टेक हो गया ना। कंजम्पशन कितना लेने का? 22,630, ऐसा क्वेश्चन किया था इफ यू रिमेंबर। परचेस करेंगे 20,000, बट माल बनाने के लिए कंज्यूम कितना करेंगे? कंजम्पशन कितना होगा? दिस इज परचेस, दिस इज कंजम्पशन, समझा? सो 22,630 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू 62, बराबर के नहीं? तो एवरेज कंजम्पशन इज 62, बराबर। तो क्या हो जाएगा, एवरेज इज 62, लेट मिनिमम यूसेज इज इक्वल टू एक्स, सो मैक्सिमम यूसेज विल बी x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो 62 इंटू 2 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, बराबर ना कि गलत? बराबर ना? सो कितना है? 24, 12 है ना? सो मिनिमम इज इक्वल टू 12 एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू 112। सो 12 प्लस 112 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 62। ये आ गया आपका, बराबर है। और इससे आप फिर रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हो, ये मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक फिर निकाल सकते हो आप, क्वेश्चन बन जाएगा, बराबर है। एक बार देख लो, चेक कर लो। मिनिमम यूसेज इज इक्वल टू 12 kg, मैक्सिमम यूसेज इज इक्वल टू 112। आरओएल निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना? एंड फिर अब वो क्या बोलता है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, एंड इफ द वॉल्यूम डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड विल योर आंसर चेंज? तो ईओक्यू, नॉन ईओक्यू, विद डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट, सब आ गया इस क्वेश्चन में। मतलब समझ रहे, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करे, इनपुट आउटपुट रेशियो, बराबर है, स्टॉक लेवल्स, ईओक्यू, ईओक्यू, नॉन ईओक्यू, विद डिस्काउंट, सितंबर 25 आरटीपी में सब डाल दिया। यह आपको एग्जाम में आना चाहिए, समझ में आया आपको? ऑल कॉन्सेप्ट्स आर टेस्टेड ओवर हियर। मजा आया? बोलो, जम जाएगा ना? सो एक सिर्फ ये ध्यान में रखना, जो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दिस इज कंजम्पशन एंड दिस इज योर परचेस एंड दिस इज योर प्रोडक्शन, समझा ना? 9052, ओके। एंड फिर ये 80% वगैरह ये सब क्लिक हो जाना चाहिए। नाइस। कहां चले? ये हो गया अपना सितंबर 25। अभी मई 25, कौन सा खेला हमने? कॉस्टिंग खोला ना हम।
चलो, मटेरियल कॉस्ट। ऐसे ही आपको घर पे भी है ना, फटाफट 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 ये करना है कि आपको बस पता होना चाहिए। आप एक एक ऐसे सॉल्व करते बैठोगे, ये करोगे, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा और दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाओगे। पता होना चाहिए कि मेन मेन आंसर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। May 25 RTP. Catalyst Limited is a distributor of industrial chemicals, providing chemical in drum packaging. Each drum of chemical cost rupees 200 from a supplier and the company sells it for 240. अपने को फोकस किस पे करना है, 200 या 240? कॉस्ट ना। एनुअल डिमांड इज 2,50,000 ड्रम्स, ठीक है। The cost of delivery, what is delivery cost? Ordering cost, 100 per order. And the annual variable holding cost, what is holding cost? So it is per drum is 180 plus 10% of purchase cost. 180 का 10% या 180 plus 10% of purchase cost? So it is 10% of what? 200, बराबर है कि नहीं, मतलब कितना 20, तो फिर टोटल हो जाएगा 200। Based on the above data, we have to calculate what? EOQ and suggest that it serve as a foundation for purchase decision making in upcoming periods. Clear है क्या एकदम? तो इससे हम लोग EOQ निकाल सकते हैं क्या? 2 into 2,50,000 into 100 divided by 200 is equal to square root. So ये EOQ अपना आ जाता है 500. But however, purchasing manager states that managing director has ignored his share of 10% bonus of the amount by which total annual inventory holding and order cost before such remuneration are below 2 lakh. अभी ये क्या बोल दिया? He further points out that the suppliers offer a quantity discount on purchase orders if the order is placed. ये ऐसा लॉट दिया हुआ है, किया था ना अपन ने ऐसा। इफ द ऑर्डर साइज इज 1000 ड्रम्स और अबाव, द प्राइस पर ड्रम इज ओनली दिस कंपेयर्ड टू 200 व्हेन ऑर्डर इज बिटवीन 500 to 999. क्लियर है एकदम। You are required to calculate the EOQ as calculated by company's managing director. तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारा आंसर आया कितना। बट अभी अपने को कैलकुलेट कमेंट वेदर, अभी ये कौन है, ये मैनेजर स्टेट्स दैट, परचेस मैनेजर की बात करनी है अपने को। परचेस मैनेजर कमेंट वेदर कैटलिस्ट लिमिटेड कैन लुक फॉरवर्ड टू द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर परचेसिंग 1000 ड्रम्स आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट कंसिडरिंग परचेस मैनेजर्स बोनस अलॉन्ग विथ सप्लायर्स क्वांटिटी डिस्काउंट। बताइए। Purchasing manager states that the managing director has ignored his share of bonus of 10% of the amount by which total annual inventory holding and ordering costs are below 2 lakh. पल्ले बढ़ा गया। बोनस कितना मिलेगा उसको, 10% ऑफ विच अमाउंट, टोटल ऑफ एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डर कॉस्ट इज बिलो 2 लाख। 2 लाख माइनस ओसी और सीसी जो भी आएगा ना, उसका 10% उस परचेस मैनेजर को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। एंड द क्वांटिटी डिस्काउंट इज ऑफर्ड इफ द ऑर्डर साइज इज 1000। तो वो परचेस मैनेजर बोल रहा है अरे तुम 1000 ड्रम्स वाला ऑर्डर प्लेस करो,
तो अपने को क्या करना है, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू कैलकुलेट करने का है, वो 10% डिस्काउंट एंड में माइनस करने का है, मतलब वो ऐड करने का है, खर्चा खर्चा है ना कंपनी को, 10% ऑफ व्हाट, द बोनस। तो टोटल एनुअल कॉस्ट में वो 10% बोनस ऐड करने का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अपना ईओक्यू तो 500 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो क्या बोल रहा है देखो, एट ईओक्यू 500 एंड इफ क्वांटिटी डिस्काउंट इज कंसिडर्ड, तो परचेसिंग मैनेजर का बोनस अपने को ऐड करने का है, वो कितना है बोलो। वो बोल रहा है दोनों में आप क्या करो, मेरे को वो बोल रहा है दोनों में मेरे को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, 10% बोनस तो मेरे को मिलेगा। 2 लाख के नीचे जितना भी ओसी और सीसी गया उसका 10% मेरे को बोनस मिलेगा। आपको समझा गया? और वो खर्चा ऐड होगा। अरे समझाता हूं मैं, ईओक्यू नॉन ईओक्यू, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे, आप कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, ये आपने टोटल निकाला ओसी प्लस सीसी, ओसी प्लस सीसी। अब वो जो परचेस मैनेजर है इसको आपने बोनस देना है 1, 2 एंड 3, तो और ये 4, तो बोनस कितना मिलेगा, 10% ऑफ 2 लाख माइनस 3। और ये जो है दिस इज आवर कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट ये भी आएगा ना, तो ये टोटल कॉस्ट है। मतलब कौन सा है टोटल कॉस्ट, ओसी प्लस सीसी प्लस बोनस, ओसी प्लस सीसी प्लस बोनस। समझा गया आपको? देखो उन्होंने किया इधर ओसी प्लस सीसी कितना आया, 50-50 ईओक्यू पे, तो बोनस कितना मिला उसको, 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 10% उसका। समझा गया आपको? इधर ओसी प्लस सीसी कितना आया, 124,980। समझा गया? और फिर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट उसमें आपको जोड़ देंगे और टोटल कॉस्ट आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए फिर हम लोग यहां पे बोल रहे हैं क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। समझा? क्लियर है एकदम? सो ये था अपना सितंबर 25 सॉरी मई 25 आरटीपी, जो ईओक्यू नॉन ईओक्यू। इसमें अलग तरीके से क्या पूछा उन्होंने, वो बोनस वाला, कि उसको बोनस दोनों जगह मिलना चाहिए। अभी हम लोग आ रहे हैं किधर, सितंबर 24 ना। ये लो आपका फेवरेट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो। सितंबर 24, एएक्सी ट्रेड, इसको रुको मैं इसमें ओपन करता हूं so that I can write. AXE Trade, an unregistered supplier under GST, purchased material from Y Limited, which is a registered supplier under GST. AXE Trade is an unregistered supplier under GST. अगर ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है बराबर, तो उसको जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले ही उसने एक रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदी की है। तू कौन है, अनरजिस्टर्ड है ना, तो तेरे को क्रेडिट। क्लियर है एकदम? ओके। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 24, AXE Trade has purchased a lot of 5,000 units on credit
मतलब उधारी पे। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द परचेस इज एज फॉलोज। लिस्टेड प्राइस इज 2,50,000 फॉर वन लॉट। ट्रेड डिस्काउंट इज 10% ऑन द लिस्टेड प्राइस। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट अवेलेबल लिख रहा है वो, बट ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। बताओ, AXC ट्रेड एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर परचेस्ड मटेरियल फ्रॉम वाई लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर। बोलो क्या होगा? इधर लिखा है क्रेडिट अवेलेबल, तो क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखेंगे शेष ट्रेड में। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में कुछ करने वाले क्या अपन? नहीं, इसका नो ट्रीटमेंट है। टोल टैक्स पेड, एड फ्रेट एंड इंश्योरेंस, डीमरेज, कमीशन ब्रोकरेज, अमाउंट डिपॉजिटेड टू फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स एंड अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर्स एंड अदर एक्सपेंसेस। ये वाला एडजस्टमेंट आपको मैं सिखा दूं। बोलो, इस 10%, सॉरी इस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, नहीं ध्यान से सुनना। ये जो भी आप एडजस्टमेंट प्लस माइनस वगैरह करके आप करोगे, ये जो भी आप प्लस माइनस करोगे, क्या डेकोरेशन है सर, वाह। ये जो भी खर्चा है ना, आप समझना, दिस इज 98% ऑफ व्हाट? टोटल कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट बोला है, हाँ। तो ये सारा जो है, दिस इज नॉट योर टोटल कॉस्ट। दिस प्लस अदर एक्सपेंसेस इज योर टोटल कॉस्ट। सो अदर एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो ये प्लस माइनस करके आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो दिस विल बी योर 100%। सो आपको ये 98% मिल जाएगा ना, इसको डिवाइड करोगे 98% से तो आपको 100% मिलेगा, इंटू 2% करोगे तो आपको अदर एक्सपेंसेस मिलेंगे। नहीं तो इसमें बच्चे का मिस्टेक क्या हो जाता है? समझ में आया आपको? और 20% शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ऑन रिसीट इज एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ये कौन सा लॉस है? बोलो भाई, नॉर्मल लॉस। नाउ द पेमेंट टू सप्लायर वाज मेड विद इन 21 days ऑफ परचेसेस, बराबर। क्रेडिट इज अवेलेबल इफ द परचेज, क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल इफ इट इज मेड विद इन 30 days, और 21 दिन में किया है। कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है वो आपको। तुम होने का क्या? नहीं। If AXC trader pays to the supplier within 30 days of purchase, then what is the total amount of cash discount received from the supplier and how it is treated to calculate the material cost? चलो ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा ये बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। बोलना। 27 ऑप्शन भी है क्या बेटे? ऑप्शन दिखाऊं? हाँ, नहीं नहीं, बिना ऑप्शन के कैलकुलेट करो भाई। हाँ, क्वेश्चन ये रहा सामने। अरे कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा, देखो आपको सिर्फ अमाउंट दिखाना है। ये उसको भी मालूम है कि इट विल नॉट बी डिडक्टेड, नॉट बी डिडक्टेड मतलब विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट, ऐसा बोला है। तो ये तो ऑप्शन गया, बराबर। अब एक तो ए, सी या डी,
करो करो, आराम से देखो क्वेश्चन को, कैलकुलेट करो, बढ़िया एकदम। नहीं, चलो रे आंसर दो, टाइम पास मत करो। डी, डी, मेरे को भी लग रहा है डी। हाँ, पूछो क्यों, बस ऐसा लग रहा है आपको। चलो आपका आंसर क्या आया? वो तो डी है ना, 22,500। ऐसा क्या क्या सोचा आपने? ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा और उसका कैश डिस्काउंट ना, और जीएसटी वगैरह, मतलब उसका थोड़ी ना पैसा रिफंड मिलेगा। अरे कहां गया, आपको पता चल रहा है क्या क्या है, कैसा करने का पता है क्या आपको? अरे रुक जाओ भाई, पता है क्या आपको? तुम समझो ना बात को, लिस्टेड प्राइस कितना है? 2,50,000। मैं माल खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, और अपन सप्लायर है, एकदम दिमाग लगाने का बिंदस्त। इसमें आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो आपको कितना है? 2,50,000 माइनस 10%, 2,25,000, बराबर है। इस लिस्टेड प्राइस के ऊपर आपको जीएसटी लगा 18%, इसके ऊपर लगता है ना 18% जीएसटी, तो 40,500। टोटल आपका आया 2,25,000, तो ये आया कितना? 26,55,000, बराबर है कि नहीं? अब इतना अपने को क्या करना है? पेमेंट करने का है, क्योंकि इनवॉइस इतने का बना है, इनवॉइस इतने का बना है, ये समझा गया आपको? बिल तो इतने का बनेगा ना, बट अब मेरे को कैश डिस्काउंट देना है, तो कैश डिस्काउंट मैं किस पे दूंगा भाई? मेरे को सरकार को ये 40,500 तो जीएसटी पे करना ही है मेरे को। इसमें आपका कहीं डिस्काउंट नहीं है भाई, जो जीएसटी का पैसा है ना, आई हैव टू टेक इट फ्रॉम यू एंड आई हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट, बिकॉज माई सेलिंग प्राइस इज 22,500। समझा गया आपको? मैं आपको माल इतने में दे रहा हूं, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? इसके ऊपर मैं आपको टैक्स लगा रहा हूं, समझा गया आपको? और मुझे पेमेंट इतना कलेक्ट करना है, मेरा पैसा कितना है इसमें से? 2,25,000, और गवर्नमेंट का पैसा कितना है? तो मैं आपको डिस्काउंट 26 इस पे थोड़ी दे सकता हूं मैं, बोलो। तो इसीलिए ये वाला इधर तो ये विल बी डिडक्टेड, तो ये खत्म हो गया, बराबर के नहीं? और 25,000 तो लॉजिकली नहीं आता है, बराबर के नहीं? तो बराबर से सी और डी में बच्चा कंफ्यूज है अभी, बराबर? एलिमिनेशन टेक्निक। अब बताओ 26,550, इस पे 10% थोड़ी ना डिस्काउंट दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो भाई ये मेरा पैसा है ना, ये मेरा पैसा है, मैं इसमें आपको डिस्काउंट दे सकता हूं। तो इसका 10% दैट इज 22,500 एंड इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट। समझा? लेट्स चेक व्हाट्स द आंसर। कैश डिस्काउंट एट 10%, दैट इज 10% ऑफ सी, दैट्स द टैक्सेबल वैल्यू। उसके ऊपर 40,500 जो है, ये 40,500 क्या हो जाएगा? 40,500 क्या हो जाएगा? बोलो ना। ये तो गवर्नमेंट को मेरे को देने का है ना टैक्स, उस पर थोड़ी ना मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूं। समझ में आएगा आपको? वेरी गुड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड हाउ इट इज ट्रीटेड एज अ मटेरियल कॉस्ट?
सो अदर एक्सपेंसेस मतलब अब आपको पूरा ये इनवॉइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। करो, बाकी सब लोग करो। दिखाओगे सजेस्टेड आंसर? हम्म, 6280 दिख रहा है क्या आपको? इन्होंने जीएसटी का क्या किया, इसके अंदर ऐड किया है, भले ही वहां पे लिखा क्रेडिट अवेलेबल, बट हमने क्यों नहीं क्रेडिट लिया? मतलब क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड है, तो कंफ्यूजन कैसा क्रिएट कर रहे हैं देख रहे हैं आप लोग। क्रेडिट अवेलेबल क्यों लिखा? क्योंकि वो सामने वाला रजिस्टर्ड है, बट आपको ये पता होना चाहिए साला मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं ना, तो मैं कहां से क्रेडिट लूंगा भाई? समझ में आया आपको? ये बात हो गई। तो फिर अपन ने क्या यही सब किया के बराबर से कैश डिस्काउंट, बट इसको माइनस नहीं करेंगे, नेट अमाउंट टू बी पेड टू द सप्लायर आफ्टर कैश डिस्काउंट। फिर ये बी वाला पार्ट अपना लिस्टेड प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एट जीएसटी, टोल टैक्स फ्रेट कमीशन ब्रोकरेज, यही किया अपन ने भी, वो डिमरेज वगैरह वो सब माइनस कर दिया, अरे मतलब वो कंसीडर ही नहीं किया उसको, तो फिर ये ऐसा करके अदर एक्सपेंसेस, ओके परफेक्ट है, सही है। ओके बाकी तो फिर आगे आ जाता है अपना 6280, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन कॉस्ट शीट, 40,500 एंड इट विल बी एडेड इन मटेरियल कॉस्ट, द टोटल मटेरियल कॉस्ट फिर वो आ जाएगा आपका, एंड टोटल नंबर ऑफ गुड यूनिट्स, तो वो अपना कितना माइनस होगा, 20% माइनस होगा ना, तो 5,000 माइनस 20%, तो 4,000 ये रहेगा गुड यूनिट्स, एंड कॉस्ट पर यूनिट फिर अपने को निकालना है। इजी है क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट कर ही लोगे ना, राइट। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट, वेरी गुड। ये कहां आ गए हम? अब बताओ कॉस्टिंग इज इजी और डिफिकल्ट? रुको सर अभी और चैप्टर बाकी है। ओके तो हमने कौन सा किया था अभी? सितंबर 24 किया, किया था या करना है? किया। अभी चलते हैं मई 24। ये लो फर्स्ट इज क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू, ऐसा वाला क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लास में सॉल्व किया है, बस इसको डिटेल में लंबा चौड़ा किया है, और ये वाला हमने एलएमआर भी मार्क किया है, वो पेरिशेबल प्रोडक्ट, बहुत उसको दिमाग लगाया था। द परचेस कमिटी ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन entrusted to review the material procurement policy. The chief marketing manager has appraised the committee that the company at present produces a single product X with two raw materials A and B in the ratio 3:2. याद है क्या ऐसा सेम क्वेश्चन, मटेरियल ए इज पेरिशेबल इन नेचर एंड इज टू बी यूज्ड विद इन 10 days, तो इसका मैक्स स्टॉक लेवल 10 days का होना चाहिए, बोलो आया ना? और 10 days के ऊपर वाला जितना भी मटेरियल है वो क्या है, ऑब्सोलीट है। याद है ऐसा अपने क्वेश्चन में वो 5 days है कुछ, आई कैन शो इट टू यू इफ यू वांट। ऐसा ना बचपन में पढ़ा हुआ था सब ये।
बचपन का प्यार 93 इतना आगे। एस साले तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार। यस वेरी गुड। देखो सर ने क्या लिखा इधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरटीपी में ऐसा क्वेश्चन है, बट इधर अपना क्या लिखा हुआ है वो 5 days है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अरे अरे यस, अदरवाइज मटेरियल बिकम्स ऑब्सलीट, बट मटेरियल बी जो है चलता ही जाए, इट इज ड्यूरेबल एंड कैन बी यूज्ड आफ्टर 1 year ऑल्सो। मटेरियल ए इज परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट और उसका लीड टाइम क्या है 1 to 2 days, बराबर के नहीं, इधर ही बाजू की दुकान से खरीद लेते हैं। बट मटेरियल बी इज परचेज फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट एंड 2 से 4 दिन लगता है। फिर इसका परचेस प्राइस आपको दिया गया है मटेरियल ए और बी का 30 and 44 रिस्पेक्टिवली, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो टैक्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर टू प्लेस एन ऑर्डर, ये क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 1200 एंड कैरिंग कॉस्ट कितना है 15 and 5% रिस्पेक्टिवली। ये मटेरियल ए इज व्हाट 15,000 kg, ये क्या हो गया उसका ROQ। ध्यान में रखना, इसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए ROL प्लस ROQ करना, EOQ मत करना, क्योंकि ROQ दिया हुआ है। टू अवेल 10% डिस्काउंट, GST एप्लीकेबल फॉर बोथ द मटेरियल्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड। तो GST भले ही 18% लग रहा है, बट क्रेडिट अगर ले रहे हैं तो उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट estimates that company could sell 30,000 in January and the projected trend for the entire year। तो सेल्स मिला आपको, तो सेल्स इंटू 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा एनुअल सेल्स। अगर उतना सेल करना है तो उतना अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल कितना कितना लगेगा, चलो बोलो बोलो, इन द रेशियो 3:2। तो मटेरियल ए और बी का 3:2 में आ जाएगा, बढ़ जाएगा, वो खत्म है ना फिर। सो द रेशियो, अभी फिर इनपुट आउटपुट रेशियो दिया आपको, इनपुट आउटपुट रेशियो इज 5:3। तो मतलब 30,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 3,60,000 इज दी आउटपुट, बराबर के नहीं। सो क्या हो जाएगा इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 लाख का क्या देना पड़ेगा अपने को, इनपुट देना पड़ेगा ना। 6 लाख का टोटल इनपुट देना पड़ेगा, और इसको फिर 3 मटेरियल ए एंड 2 मटेरियल बी डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3,60,000 एंड 2,40,000। ठीक है, अच्छा ये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बोल रही है, कोई बात नहीं। 30,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 50,000, 30,000 एंड 20,000। यह आया अपना आंसर डी। अरे बोलो, तो ऐसे खेलते जाना है, फिर EOQ फॉर बोथ द मटेरियल, ये सब आ जाएगा ना आपको, बोलो यस सर। सो ये हो गया अपना, ये सॉल्व कर लोगे ना। एंड इसको मैं अगर लिख दूं यहां पे, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 94, उसका रेफरेंस आप ले सकते हो। आरटीपी कौन सा, May 24। अभी कहां चले, May 24 के बाद
जनवरी बचा है, जनवरी। मतलब आपको समझा ना, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू ऐसा डरने का नहीं है उसमें, वो बेसिकली वो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आपको। ओके, ये आपका क्वेश्चन देखो भाई आता है क्या, ये भी क्वेश्चन ऐसे किया है। अनलिमिटेड यूजेस 6 kg ऑफ मटेरियल EXE टू प्रोड्यूस 1 फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट EME। मतलब एक यूनिट को 6 kg रॉ मटेरियल। द करंट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज 16,000 क्वार्टरली। डिमांड है मतलब आउटपुट, और EME ये क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। 1 kg ऑफ मटेरियल EXE कॉस्ट ₹40, मतलब परचेस प्राइस पर केजी। वो जबरदस्ती EME EXE में ऐसे वो बच्चे को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, और जो बच्चा कैजुअली एग्जाम लिखता है, इन्वॉल्व रह के नहीं करता है सॉल्व, तो वो घूम जाता है और गलत गलत डेटा पिक कर लेता है। द कॉस्ट रिलेटिंग टू कोटेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली, ये कौन सा है, कौन सा कॉस्ट है, कौन सा मतलब देखो ना, पढ़ो ना स्क्रीन पे, मैं को ही पूछ रहे कौन सा। अरे पढ़ो बेटे। द कॉस्ट रिलेटिंग टू कोटेशन, डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको क्या कहेंगे, हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। एवरी टाइम इज हाउ मच, 2000। द कॉस्ट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इज 15%। तो ये क्या करना है अपने को, EOQ निकालना आ जाएगा ना। तो AD कितना है, चलो बताओ फटाफट। हाँ, 16,000 इंटू 4 इंटू 6, 64,000 बोल रहे हैं। AD कहीं की 3,84,000 आएगा ना। सो AD इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 2 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 40 का 50% कितना है, 40 का 15%, हाँ, डिवाइडेड बाय 6, और इसका स्क्वायर रूट 16,000 इज द EOQ। चेक कर रहे, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। सही आजा, सही आजा, कम ऑन। सैयारा नहीं रहे, किधर है, एट है ना। है, अरे ये May 24 है, मैंने ये ओपन ही नहीं किया उधर। नॉनसेंस, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। इसी में आगे जाना था। 16,000 करेक्ट है, बाकी तो EOQ वर्सेस नॉन EOQ आप कर ही सकते हो, करेक्ट है। इसी के साथ हेलो क्या समाप्त हो जाता है, हाँ, ये RTPs जो है आपके क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और अब आप होमवर्क के लिए क्या करेंगे, सॉल्व तो करेंगे वो तो बाय डिफॉल्ट, बट आपको जो ये है, मैं आपको और एक बता रहा हूं, जैसे सारे RTPs तो अपने हो गए, वैसे ही अब आप क्या करो, यहां पे MTP मतलब ये मॉडल टेस्ट पेपर्स करो। क्या करो, मॉडल टेस्ट पेपर्स। इफ यू सी मॉडल टेस्ट पेपर्स ग्रुप 2, तो मतलब आपको बहुत मजा आ जाएगा इसमें। जब आप देखोगे ये May 25 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स दिया गया है ना, तो इसमें मजे की बात कैसी है ना, इंस्टीट्यूट ने ऐसे 8 पेपर्स दिए, मतलब 8 पेपर्स मतलब 8
क्वेश्चन पेपर्स है, ये मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं, ये क्या है, ये दूसरा है, ये मॉडल टेस्ट पेपर्स है। सो आप अगर ये कॉस्टिंग ऐसे खोल लेते हो फर्स्ट, जैसे कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो आप इसमें देख लेना कि कौन सा चैप्टर है ये। देखो ये कंपनी यूजेस फीफो एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, नॉर्मल कॉस्ट, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड, वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स। तो ये सब ऐसा आपको मजा आएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए गए हैं इंस्टीट्यूट द्वारा आपको। फिर ये कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन है ये ऐसे। तो ये हम ऐसे करते जाएंगे अलग अलग क्वेश्चंस। तो आई बिलीव आज के इतने डिस्कशन से क्या हम ये कह सकते हैं कि आपको मटेरियल कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है। स्टोर्स लेजर वाले तो बहुत इजी है, ऐसे वो अलग अलग आरटीपी या मॉडल टेस्ट पेपर, आरटीपी में तो है नहीं, मॉडल टेस्ट पेपर्स में ढूंढ लेना कहीं स्टोर्स लेजर के क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना, और सजेस्टेड आंसर तो इसी में मिल जाते हैं वापस से, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बात करेंगे अबाउट लेबर कॉस्टिंग की, आपका फेवरेट। अब मजा आएगा आपको लेबर कॉस्टिंग भी पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हो चुका है ना, तो यू विल एंजॉय इट, ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।